आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट। क्या हाल है दोस्तों? जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। डॉक्टर शेख साक्षात पॉडकास्ट पे आ गए हैं। हर दीवार पे आजकल नॉर्थ इंडिया में नाम लिखा होता है, अब से नहीं अरसों से लिखा आ रहा है डॉक्टर शेख गुप्त रोगी मिले, सेक्स रोगी मिले। जितने सेक्स रोगी पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, डॉक्टर शेख के यहाँ जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। मैंने इस कॉन्वर्सेशन को आयरॉनिकली रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, पर बातें बड़ी रियल हो गई। आप जान सकते हैं कि शीघ्र पतन को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, नाइटफॉल कैसे रोका जा सकता है, एनल फिशर्स क्यों होते हैं, गोदा मैथुन डॉक्टर शेख के हिसाब से उचित क्यों नहीं है, और पूरी सेटिस्फैक्शन के लिए पूरा साइज क्या होता है, तो वो आपको पता लगेगा। कोई भी डॉक्टर ये क्लेम नहीं करता कि बेस्ट साइज क्या होता है पीनिस का। डॉक्टर शेख ने वो क्लेम करा है। खास एक टेक्निक भी उन्होंने बताई है कि कैसे लंबा लास्ट करना है, उसका नाम है डॉक्टर शेख टेक्निक। वो भी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो गई जैसे मैंने पहले कहा था, आयरॉनिकली करा था, बट बातें रियल हो गई हैं। तो रियल सेक्स टॉक विद डॉक्टर शेख बिगिंस इन 3, 2, 1। डॉक्टर शेख, स्वागत है आपका हमारे शो पे। मैं आपसे सबसे पहले ही पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि फरीदाबाद की हर दीवार पे डॉक्टर शेख का नाम लिखा है? देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर शेख का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मकसद और पहली बात तो मैं इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे अपना टाइम दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके स्टूडियो में आकर कुछ बता सकूँ, बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक दीवारों की बात है तो मैं डॉक्टर शेख और मेरा तकरीबन कई दशकों से ये एक सोच रही है कि जिस बीमारी को लेकर हमारे नौजवान, आज तो माहौल चेंज हुआ है, लोग बाग खुलकर भी बात कर लेते हैं, नेट का, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन एक ज़माना था 90 के बाद, जैसे कि हम देखते हैं 90 के बाद 2000 तक देखते हैं, जब भी लोग बाग हमारा जो भी जिस फील्ड से मैं हूँ, जिस काम मैं करता हूँ, जिस चीज़ का इलाज मैं करता हूँ, तो वहाँ पर आदमी जब आते थे हमारी क्लिनिक, पहली बात तो अपना चेहरा ढक लेते थे, नाम गलत बताते थे, और अगर उनसे कोई एड्रेस पूछ लेते थे तो एड्रेस तो बताते ही नहीं थे वो, और क्लिनिक के आसपास चक्कर लगाते थे और बताने में शर्म करते थे। तो ख़ास तौर से इसलिए मेरी कोशिश रही है, पहल रही है, पहली बात तो मैं चाहता हूँ देश और दुनिया में आयुर्वेद का नाम हो, उसको पहचाना जाए, क्योंकि ये देश ही नहीं पूरी दुनिया की हज़ारों साल पुरानी पद्धति है। दूसरा, जिस सेक्स को लेकर, गुप्त रोग को लेकर, यौन समस्याओं को लेकर जो हमारे नौजवानों में हेजिटेशन थी, शर्म थी, संकोच था, तो उसको दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है कि भाई दीवारों पर लिखवा कर हर तरीके जो भी मैं विज्ञापन पॉजिटिव जो अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो मैंने कोशिश की है, जिससे कि उनको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा सके, उनको ये बताया जा सके ये जिस तरीके से और बीमारियाँ होती हैं उसी तरीके से यौन रोग भी, सेक्स रोग भी, गुप्त रोग भी बीमारियाँ होती हैं। आपको खुलकर बात करनी चाहिए, किसी भी शर्म संकोच में अपने वैवाहिक जीवन को गड़बड़ ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं। जी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा था, जब से मैं बहुत छोटा था तब से मैं दीवारों पे विज्ञापन देखता था। तो आपने जब पहले ही अपनी प्रमोशन करनी शुरू करी ऐसे, क्योंकि अब तो डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे आपकी वो इंटरेक्शन क्या रही लोगों से जाके कि मैं अपना भाई प्रचार करना चाह रहा हूँ, और उन्होंने क्या बोला, हम लिख देंगे? देखिए, पहले हम जब लिखते थे और या अपने आदमी भेजते थे, पहली बात तो पहले दीवारों का नहीं था, पहली बात तो पर्चे वगैरह थे, पैम्पलेट वगैरह बंटवा देना या कार्ड वगैरह बंटवा देना, या उस तरीके से स्टेंसिल हुआ करती थी, वो उस तरीके से एक तरह फर्मा टाइप बन जाता, उसको हम अपने आदमी को भेज देते थे, वो गेरू से उस पर रगड़ देते, वो छप जाया करता था, वो एक तरीका था स्टेंसिल का। उसके बाद में हमने दीवारें लिखवाना शुरू की। दीवारों के बाद जिस वक्त हम गुप्त रोगी, हमारा पेंटर या कोई भी लिखता था, तो लोगों के रिएक्शन थे, भाई ये क्यों लिख रहे हो, लोग बाग हमें समझेंगे, तो इस तरह के आते थे, लोग बाग बोलते थे हमसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग बाग चेंज हुए और लोग बाग समझने लगे। मेन चीज़ हमने यही कहा है लोगों को, तो मैं यूथ को और आम आदमी को अवेयर करना चाहता हूँ, जिस तरीके से और बीमारियाँ होती हैं उसी तरीके से सेक्स समस्याएं भी, यौन समस्याएं, बीमारियाँ होती हैं। जी, आपका खुद इसके अंदर प्रवेश कैसा हुआ? क्या आपको आपके किसी फादर साहब ने, ग्रैंडफादर ने इस ट्रेडिशन के अंदर लेके आया, और ये आप मतलब एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको पहली बात बता दूं कि वैसे तो इस काम को हमारे यहाँ पे कई अरसे से किया गया है, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इस काम को करती हैं। मतलब समझिए, तकरीबन ये मान लीजिए कि 100 साल से भी ज़्यादा से हमारे यहाँ क्लिनिक तो ये इस तरीके से हकीमी तौर पर ये इलाज हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में तकरीबन करीब 50 साल तक इस काम को, हमारे घर में भी काम बंद हो गया था मेरे मुझसे पहले। लेकिन जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया
तब मैंने ये सोचा कि ये नहीं था कि मैं सिर्फ यौन समस्याओं को लेकर इलाज करूंगा या सेक्स समस्याओं को लेकर इलाज करूंगा या सिर्फ गुप्त रोगों के इलाज। तो मैं ख़ास तौर से आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो हमारे यहाँ पर थे, जो हमारी बुक्स थी या हमारे पास लिखे हुए थे, जो हज़ारों साल पहले हकीम और वैद्य और आयुर्वेदाचार्य उनको इस्तेमाल किया था, उन नुस्खों को और उन तमाम असाध्य बीमारियों पर जिनको मेरा मानना ये है आज की तारीख में भी आज भी एलोपैथिक उनको असाध्य समझती है और उनका सिर्फ ऑपरेशन के अलावा कोई बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं बता। तो हज़ारों साल पहले ग्रंथों में ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे हुए हैं जिनसे कि तमाम बीमारियों को इलाज किया जा सकता है। तो मैंने भी उसी तरीके से ख़ास तौर से पाइल्स है, जॉइंट पेन है, यौन समस्याएँ हैं, तो उन तमाम चीज़ों का अपने तरीके से इलाज करने की कोशिश की और उसमें मुझे आप लोगों की दुआ से और मरीजों के प्यार से मुझे जो है काफ़ी सफलता हासिल हुई। तो आपने अपना पहला क्लिनिक कब और कहाँ सेटअप करा? देखिए, मैंने जो सबसे पहला क्लिनिक जो बनाया है, सबसे पहला क्लिनिक मेरा जो पलवल में मैंने सबसे पहले क्लिनिक बनवाया था। पलवल जो बाकी लोग देख रहे हैं हरियाणा में हाँ, तो हरियाणा में क्लिनिक मेरा सबसे पहले पलवल में मैंने जो है उसको 92 में मैंने पलवल में क्लिनिक अपना बनाया और वहीं से मेरी शुरुआत है, वहीं से मैंने सारी क्लिनिकों को बढ़ाया। तो जब आप उस मोहल्ले में गए और आपने क्लिनिक बनाया तो लोगों के अंदर एक बात फैली होगी कि भाई गुप्त रोगों के सेक्सोलॉजिस्ट एक आए हैं, तो कुछ उनमें कुछ ऐसी संकोच हुआ? लोग पहले समय में आने में संकोच करा उन्होंने आपके पास? नहीं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, मैंने कहा अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, आज भी हम जिस तरीके से हम कुछ जो देहात से हमारे पास पेशेंट आता है, आज भी संकोच करते हैं हमारी क्लिनिक पर आने के बाद में। मैंने कहा कि हमारी क्लिनिक में जब कोई भी एंट्री होती है या हमारे यहाँ कोई कार्ड बनता है तो उसको भी मरीज़ अपना सही नाम नहीं बताता, उसका अपना नंबर तो अगर हम मांग लेते हैं तो वो पूछेंगे 100 बार कि क्यों मांग रहे हैं, आपको कॉल तो नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से किसी को बताएंगे तो नहीं। तो इस तरह की हेजिटेशन आज भी है, लेकिन मेरी सबसे जीने का मकसद यही है कि जिस तरीके से अदर बीमारियां होती हैं उसी तरीके से अपने यूथ को, अपने देश के नौजवानों को इसके प्रति अवेयर कर सकूं और उनको बता सकूं ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमें शर्म संकोच करना चाहिए। जी, तो अब बहुत सारे लोगों को उनके अंदर एक जागरूकता होगी कि ये भाई गुप्त रोग क्या होते हैं, सीक्रेट डिसीजेस क्या होते हैं, क्या ये केवल सेक्सुअल डिसीज होते हैं, इसके अंदर और भी डिसीज आते हैं? नहीं, देखिए, गुप्त रोग यौन समस्याएं जो एक नहीं है, ख़ास तौर से मेरा मानना ये है 2-3 बीमारियों को ही हमारे जो है समाज में और या हमारे आसपास के मोहल्लों में या जो भी इस चीज़ से पीड़ित हैं वो 2-3 बीमारियों के गुप्त रोग मानते हैं। ख़ास तौर से जैसे कि इम्पोर्टेंसिया यानी नामर्द या शीघ्र बतन है, जो भी इस तरह की बीमारी होती है, मेल इनफर्टिलिटी, उनको ही गुप्त। लेकिन मेरा मानना है पाइल्स को भी लोग बाग सबसे ज़्यादा गुप्त रोग मानते हैं। बवासीर अगर किसी को जो बताना पसंद नहीं करते। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइप में या डिलीवरी टाइम पे कोई भी फिसर बन जाती है, फिस्टूला बन जाता है, पाइल्स बन जाती है या क्रैक हो जाता है, पेनिस जो गुदाम में ब्लड आता है, उनको दर्द, उसको भी नहीं बताते, उसको भी बताते। कई चीज़ क्या होती है, आदमी के स्पर्म, आदमी के जो है वीर्य के अंदर स्पर्म्स कम हो जाते हैं, उसको भी लोग बाग गुप्त। तो एक ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं चीज़ों को, कई अदर बीमारी ऐसी है जिनको आदमी बताने में संकोच करता है, शर्म करता है, वही गुप्त रोग में आते हैं। या सेक्सुअल में तमाम बीमारी, 50 बीमारियाँ ऐसी हैं जो गुप्त रोग में ही आती हैं, जैसे कि वेनियल डिसीज होती है, सिफिलिस है, सुजाक है, गोनोरिया है, तो इस तरह की बीमारियां हैं, तमाम गुप्त रोगों में ही आती हैं। तो लोग सिफिलिस और गोनोरिया के इलाज के लिए भी आपके पास आते हैं? मतलब ये क्या समाज के कोई एक वर्ग के अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कॉमन है बहुत ज़्यादा? देखिए, खास तौर से देखिए, एक समाज के तो नहीं, मतलब किसी को भी ये बीमारियां हो सकती हैं और ख़ास तौर से अनसेफ जो सेक्स करते हैं तो उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। जी, जब अब बात करते हैं हम खासकर नौजवानों की, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बहुत ज़्यादा अपने लिंग के साइज को देख के परेशान रहते हैं। आपने इतने सारे लोगों को ट्रीट करा है, सबसे कॉमन जो डिजीज़ या बीमारी निकल के जवानों में क्या आती है जो अब आपने या चेंज होते हुए भी देखी, यानी कि 90s 2000s में क्या थी और अब क्या हो रही है? देखिए, ख़ास तौर से मेरा मानना ये है कि जो 90 से और अब तक की मैं बात करूं तो मैं एक जब जो 10 साल थे 2000 और में तो ये कहता हूं 2005 तक भी मैं ये कह सकता हूं, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस आते थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास इम्पोर्टेंसी केसेस आया करते थे, नामर्दी के केसेस आया करते थे और उनकी एज हुआ करती थी 25 के बाद हुआ करती है, ख़ास तौर से 40 के बाद जो एक बीमारी का एक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो आदमी उस टाइम पे वीक होना शुरू ही हो जाता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब तकरीबन 10 साल से एक उल्टा हो गया है हमारे साथ में कि पेशेंट हमारे पास 20 साल के नौजवान आने लगे हैं, क्योंकि बच्चे जो है नेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं, मास्टरबेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ख़ासतौर पोर्न मूवी वगैरह देख रहे हैं।
तो उनके दिमाग में जिज्ञासा पैदा होना शुरू हो जाती है। वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ के पेनिस वगैरह देखते हैं तो उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि उनका तो ऐसा है, उनका तो ऐसा है, वहाँ का ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, मेरा ऐसा है। तो उस तरह की अगर उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती तो उस तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि उनको मुझे ऐसी दिक्कत है या मेरा पेनिस छोटा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं ख़ास तो ये जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी भी तरीके से, और आते हैं मेरे पास तकरीबन आज भी मेरे पास कम से 20 से 30% यंग बॉयज़ आते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही होती है, सर हमारा पेनिस का साइज़ बहुत अंडर है, मैं और देखता हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड कर पाऊँगा या मैं शादी के काबिल हूँ। यहाँ तक सोच लेते हैं लोग बात कि मैं शादी करूँ या ना करूँ। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारा कोशिश यही होती है कि उनको पूरा मार्गदर्शन देना, उनको बताना है कि ये साइज़ हर आदमी का अलग हो सकता है, हर कंट्री का अलग हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा सोचें नहीं, आप अपने अच्छे सेक्स के लिए सोचें। अच्छा सेक्स होना चाहिए और जो सेक्स हो दोनों की मेल फीमेल के सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए, ना कि साइज से। करेक्ट। अब तो खैर बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स दुनिया भर में डेटा भी आ रहा है कि ओवरऑल जो मेल फर्टिलिटी के लेवल होते हैं, ये है ना, जो आप इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हो, वो कम ही हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, कम हो रहे हैं। तो मतलब 20 साल के बंदे को इम्पोर्टेंस कैसे कैसे हो सकती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि असल में क्या है कि 20 साल के बंदे को इम्पोर्टेंसी होना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंसी तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंसी शब्द, नामर्द शब्द एक ऐसा है कि आदमी की बीमारी नहीं, एक मतलब मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाला है। शर्मनाक लगता है। शर्मनाक लगता है आदमी को। और ख़ास तौर से जो घरेलू कलेश होते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट ये कहता है, सब मेरी मिसेज ने मुझसे नामर्द कह दिया है, अब मैं कैसे उससे आंखें मिलाऊं, कैसे उसके साथ रहूं, मेरी तो सारा ही बेइज्जती होगी। समाज ने मुझे तलाक की नौबत ने किसी और बात पे हो रही थी, लेकिन कोर्ट में केस मुझ पर ऐसा कर दिया कि मेरा हस्बैंड नामर्द। तो आदमी एक्चुअल में क्या है कि इसको मान सम्मान से लेता है कि भाई मुझे नामर्द कह दिया, बहुत बड़ी बात। लेकिन मेरा मानना ये है कि बीमारी जो नौजवान बच्चों को, जो तकरीबन मेरा अपना जो एक अनुभव है और एक लंबा अनुभव मेरा रहा है इन चीज़ों के लिए, और मेरे पास पेशेंट भी काफ़ी हैं इस चीज़ के लिए, तो ख़ास तौर से जो नौजवान यूथ जो आ रहा है, उनको साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी होती है, उनको दिमाग में या तो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, उनको एक्चुअली फिजिकल इंपोर्टेंसी बहुत मतलब तकरीबन 20% होती है। और 80% यूथ जो आता है, नौजवान जो 20 साल से 25 साल के आते हैं, तो वो जैसे अधूरी जानकारी कहीं इंटरनेट से ले लिया, कहीं यूट्यूब से देख लिया, किसी डॉक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने कुछ कह दिया कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होती, किसी ने मास्टरबेट के लिए कह दिया कि तो आम कॉमन बात है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया कि भाई कितना होना चाहिए, कितना कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। किसी डॉक्टर ने एलोपैथिक ने कहा कि भाई जो है नाइटफॉल तो आम बीमारी हो जाए, लेकिन ये नहीं बताया कि महीने में कितनी बार होगा तो आप ठीक है। तो वो आदमी, बच्चे जो सोचते रहते हैं, या कहीं से अधूरा आज का साथ ज्ञान लेकर वो समझने लग जाते हैं मैं नामर्द हो गई। या जैसे मैंने कहा, नेट इंटरनेट पर देखते हैं, वीडियो देखी और देखने के बाद भी कह दिया यार उनका तो ऐसा है, मेरा है। तो इन चीज़ों को लेकर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़ होने के साथ में वो क्या करते हैं कि उल्टे सीधे डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलते नहीं, शर्म के चक्कर में नीम हकीम से मिलेंगे, सड़क के किनारे बैठे हुए किसी तंबू वालों से मिलेंगे। वो उनको अगर बीमारी नहीं है तब भी बीमारी बता देंगे, भाई आपको बीमारी है, आप तो नामर्द हैं, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाए, आप शादी मत। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारा नौजवान देश का यूथ जो है परेशान होने लग जाता है और उल्टी सीधी दवाएं लेना शुरू कर देता है। और वो फिर मेडिकल पर जाएगा, मेडिकल से मांगेगा, नीली मांगेगा, पीली मांगेगा, 50 नंबर 100, इस तरह की दवाओं। तो उससे बीमारी ना होकर भी उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल बीमारी, इंपोर्टेंसी हो जाती है। तो मेरा कहना का मकसद यही है, और ये बताने का मकसद ये, और आपके चैनल के जरिए से यही यूथ को जानकारी है कि सबसे पहली बात तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा गौर ना करें, ज़्यादा चीज़ें देखें नहीं, पोर्न वगैरह ना देखें, और किसी भी गलत डॉक्टर्स के पास, नीम हकीम के पास, सड़क के किनारे, जब आपको मालूम है कि ये जो तंबू लगा हुआ है, मेरे पास पेशेंट आते हैं आके बता सर अपने वो सड़क के किनारे तंबू लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था गुप्त रोग का इलाज, मैं वहाँ चला गया, उन्होंने एक भस्म लिखी, मैं वहाँ से भस्म लेके आया, उन्होंने भस्म बना के दे दी, मैंने खाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तक मेरी भस्म खत्म नहीं हुई, जब तक वहाँ से तंबू खत्म हो गया, उखड़ गया। तो मैं यही यूथ से कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझदार हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अपने नज़दीकी, अपने शहर में अच्छे किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिले, अच्छे डॉक्टर से मिले, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिले, जो आपको सही जानकारी दे सके और सही ज्ञान कर सके और सही इलाज कर सके। आपने पहले जब आपके चैनल से, आपने उस टाइम पे मास्टरबेशन पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, और आप उनको अक्सर बोलते थे बचपन की गलतियां, जो मेरे को थोड़ा फनी लगता था सुनने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाहर के सेक्सोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि कितनी भी मास्टरबेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका व्यू थोड़ा अलग था। आपने कहा कि नहीं, बहुत सारा मास्टरबेशन करने का नुकसान है, प्रॉब्लम हो सकती है तनाव में, इन सब चीज़ों में। देखिए, मैंने अभी आपसे पहले सवाल में कहा था कि अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय हो सकती है। एलोपैथी डॉक्टर्स की राय अलग होगी, उन्होंने कहा कि भाई अगर नाइटफॉल किसी को
कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। आप नाइटफॉल के खिलाफ हो? नहीं, मैं कितना खिलाफ हूँ वो बताना चाहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने ये कहा कि जैसे नाइटफॉल, अगर किसी यंग बच्चा है या कोई मैरिड है और वो घर नहीं रहता, बाहर रहता है, किसी काम से जॉब से बाहर रहता है, मिसेस के साथ नहीं रह रहा, वो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है, अगर उसको मंथ के अंदर जो है नाइटफॉल जो है तकरीबन 3 बार 4 बार हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। अगर उसको महीने में 30 दिन हो रहा है और एक एक रात में 2-2 बार हो रहा है, या बिना किसी सपने के हो रहा है, या बिना सोच के हो रहा है, या कपड़े की रगड़ लगने से होना, या स्त्री मात्र देखने से नाइटफॉल हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है, उसका इलाज होना चाहिए। मैंने ये कहा। उसी तरीके से जैसे कि आपने कहा मास्टरबेट के ऊपर, आपने कहा कि कुछ बताया कि मास्टरबेट गलत नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्टरबेट तो दुनिया का हर आदमी करता है, जब से सृष्टि रची हर आदमी मास्टरबेट। मैंने यही डिफाइन करने की कोशिश की थी। अगर एक बच्चा, पहली बात तो मैं इस चीज़ को किसी भी सूरत में सही नहीं मानता, पहली बात तो, क्योंकि अगर जो बच्चा, पहली बात तो ये हुआ करता इस वक्त मास्टरबेट, और हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास लोग बाग आकर बताते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे पास माँ बाप के। अभी भी मेरे पास तकरीबन जो है एक पलवल में ही एक बच्चा जो है आया था, उस जो है किसी बच्चे से, वो उनके, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं उनका नाम लूँगा, उसने कहा कि किसी आदमी ने, किसी नौजवान ने मेरे 13 साल के बच्चे को, 13 साल का बच्चा है, देखने में भी बच्चा ही लगता है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे पास पलवल क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है, वो ये कहा कि एक किसी नौजवान ने उसके सर पे गन रख कर कहा मास्टरबेट कीजिए। मास्टरबेट वो बच्चा करने लगा, उसको आनंद आने लग रहा, उसको अच्छा लगने लगा, और उसको लत लग गई 13 साल की उम्र में वो मास्टरबेट करना, जबकि उसका सीमन का भी डिस्चार्ज नहीं होना था। बार बार बच्चा जब भी घर जाए, बाहर जाए, बाथरूम में जाए, जहाँ भी जाए, वो मास्टरबेट करने का एडिक्ट हो गया। तो मेरा मकसद ये है कि अगर किसी बच्चे को जो है, अगर जो है जिसकी शादी नहीं हुई है जी, या जो बच्चा अलग रहता है और उसकी उम्र, मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारी एक एज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, समझ लीजिए भाई किसी भी बच्चे की शादी से जो है 18 20 साल 22 साल लड़की की इतनी उम्र होनी, तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा बच्चे को अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उसकी अडल्ट नहीं हुआ है, अगर वो 20 साल से उम्र कम, पहली बात तो वो अपने पढ़ाई में, अपने कैरियर की तरफ सोचे, इस चीज़ के बारे में। एक्सपेरिमेंट भी तो करेंगे आप, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा सॉफ्ट हैंड से और मास्टरबेट महीने में 2 बार 3 बार 4 बार तक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज को एलोपैथी वाले डॉक्टर की सही कह सकता हूँ। हार्ड हैंड से मास्टरबेट करने में लेकिन क्या दिक्कत है? होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इस चीज को किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर डिफाइन नहीं करता, कोई बताने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ हर डॉक्टर यही कहेगा कि मास्टरबेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहेगा मास्टरबेट कितना भी कर सकते। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, बिना किसी जरूरत के मास्टरबेट करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है और आप मजबूर है मास्टरबेट करने के लिए, सॉफ्ट हैंड से मास्टरबेट करना है, क्योंकि जो हमारा पेनिस है, हमारा जो लिंग है, जो कुदरत ने बनाया, जिस सेक्स के लिए बनाया, वो किसी हड्डी से नहीं बना हुआ। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, ये तमाम मांस से बना हुआ है। उसके अंदर तमाम नर्व हैं, वेन है, नसें हैं। जब इन नसों के अंदर हमारा ब्लड आता है, तभी लिंग के अंदर उत्थान उत्तेजना पैदा होती है, इरेक्शन पैदा होता है। हमारे नौजवान होता क्या है कि वो पेनिस की ताकत को देखते हैं, हाथ से मोड़ते हैं, उसको देखते हैं कितना हार्ड हो गया, कोई कहते हैं हड्डी हो गई, तो जिस वक्त उसको मोड़ते हैं तो पेनल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। उन नसों के अंदर क्लॉट्स आने के चांसेस 99% जो नामर्दी होती इसी वजह से होती है। 99% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं पेनल फ्रैक्चर की वजह से आते हैं। यहाँ तक कि उनकी नसें काम नहीं करती, अंदर से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा है, सेक्स पूरा है उनके अंदर, लेकिन पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नसों के अंदर खून का जो बहाव है, खून का जो रक्तस्राव है, वो हो ही नहीं पा रहा है, इरेक्शन आएगा ही नहीं किसी तरीके से। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ तमाम नौजवानों को और आपके चैनल के जरिए से अपील करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन और आप होने वाली शादी आपकी सुख में रहे और आप खुद सही रहे, तो मास्टरबेट तो जरूर करिए। पहली बात तो मैं किसी भी सूरत में नहीं कहता मास्टरबेट। अगर आपको लगता है कि आप मास्टरबेट के आदी हैं या करना चाहते हैं या आपको ज़रूरत है, तो सॉफ्ट हैंड से मास्टरबेट कीजिए, हार्ड हैंड से, और लिंक पेनिस को, लिंक को मोड़ने की, तोड़ने की कोशिश ना करें। अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। मैंने कहा कि मेरे एक लंबा कई दशकों से मैं इस चीज़ में हूँ और मेरे पास अलग अलग कोई पेशेंट आते हैं कि जो हमने पाइप में करके किया है, कोई कह रहे हैं हम बेड पर रगड़ते हैं, कोई अलग अलग पेशेंट हमारे पास में आते हैं, अलग अलग चीज़ों के नाम से, अलग अलग चीज़ के नाम से हमसे बात करते हैं। कोई कहता है औजार खराब, कोई कहता है, तो हमारे पास आते हैं। तो मैं अपने यूथ को कहना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। आप आज आप ज़्यादा मास्टरबेट करेंगे, आप उम्र से पहले अपने वीर को ख़त्म कर देंगे। ब्रह्मचर्य हमारे आयुर्वेद ने बताया, जो आदमी ब्रह्मचर्य रहता है वो निरोग रहता है। अगर आप ज़्यादा आप मास्टरबेट करेंगे तो आप अपनी शक्ति को, अपनी जीवन शक्ति को, अपने वीर को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। वीर को बर्बाद करें, अपने पेनिस के साइज को, पेनिस टेढ़ा हो जाता है, पेनिस वीक हो जाता है, और कई बार क्या कर्व भी हो जाता है, कई बार टूट भी जाता है, इरेक्शन आना भी बंद हो जाता है। यार आप लोगों ने मेरे को देखा है, मैं दोस्तकास्ट पे आता हूँ, मैं ही आऊँगा दोस्तकास्ट पे, मैं ही हूँ दोस्तकास्ट। तो
और मैं वो ब्राउन कलर की सिएस्ता वाली टी शर्ट पहनता हूँ, उस पर ना ये लिखा होता है सिएस्ता कूल सा। देखो इसके कमाल बात क्या है, इसको ना आप धो या फिर ऐसे कुरेदो नाखून से तो भी हटता नहीं है, ये इसकी अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है बड़ी। तो ये मेरे दोस्त प्रखर ने बनाई है। मेरे दो प्रखर दोस्त है, ये दूसरा वाला प्रखर दोस्त है, पॉडकास्ट पे भी आ चुका है, prxkhxr.com उसकी जो वेबसाइट है, उस पर जाके ना आप ऐसे # आएगा और एक अलग टी शर्ट का सेक्शन बना होगा, उस पर ये ग्रीन वाली टी शर्ट और वो ब्राउन वाली टी शर्ट दोनों अवेलेबल है इस टाइम पे। अगर आप कोड यूज़ करोगे तो दोस्तकास्ट 15, तो आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी टी शर्ट है, अब सस्ती हो रही है आप लोग, खाली दोस्तकास्ट लिसनर्स वॉचर्स के लिए। कोई और पराया पॉडकास्ट हो, कोई पराया चैनल हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपके बीवी बच्चे अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अगर आपके माँ बाप, आपके दोस्त जो भी हैं, वो अगर आप चाह रहे हो कि उनको भी ऐसी बढ़िया टी शर्ट मिले, तो ये टी शर्ट अवेलेबल है। आज 28 मार्च है, 28 मार्च से 28 अप्रैल तक ये कोड वैलिड है। उसकी वेबसाइट पर जाके एग्जैक्ट लिंक मिल जाएगी। भाई साहब बहुत ही बढ़िया लड़का है, बहुत बड़ा नाम है इसका दुनिया के अंदर। एलए का एक 100 ब्रांड है, उन्होंने कोलैबोरेट करा है, विकी कौशल ने तक ने इसकी टी शर्ट पहन रखी है, बहुत आगे जा रहा है। तो भैया मैं तो दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ, प्लस ये टी शर्ट ना मेरे को शोभा देती है। आपको नहीं पता मैं स्किनी फैट हूँ, लेकिन मैं हूँ क्यों? क्योंकि मैं टी शर्ट पहनता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपना मोटापा छुपाना है, ठीक है, अगर आप एक फीमेल हो, आप एक मेल हो, आप जो भी हो, आप लेडीज़ हो, आप जेंट्स हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये लड़कियों की टी शर्ट, लड़कों की टी शर्ट है, कोई सीन नहीं है भाई। बनाते हैं यूनिसेक्स कपड़े, यूनिसेक्स, गधा घोड़ा खच्चर, आदमी, लोहा, औरत, सब पहन सकते हैं इसको। मैं तो पहनता ही हूँ। तो आप कोड यूज़ कर सकते हो दोस्तकास्ट 15 और 15% भारी डिस्काउंट लेके जाओ। भाई साहब कोई देता भी नहीं आज के ज़माने में 15% डिस्काउंट, सच बताऊँ तो मेरी जीभ लड़कर आ रही है, क्योंकि इतनी सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं। 15% डिस्काउंट आजकल कोई नहीं देता, सब लूट रहे हैं ज़माने में। ये टी शर्ट ना ले लो, ठीक है, दोस्तकास्ट 15 यूज़ करो कोड और ले लो यार, बड़े मजे आएंगे आपको। 1 महीने पूरा ऑफर है। मेरे को पब्लिक में मिलना ये टी शर्ट पहन के, फिर मैं बोलूँगा अरे यार यूज़ कॉपी माई स्टाइल, पर एक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी ना उस बहाने से। एनीवे ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, दोस्तकास्ट 15 कोड है, वेबसाइट होगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर जाके दोस्तकास्ट 15 लगाओ। चेकआउट पे लगाना है, पहले नहीं लगाना, बोलो यार भाई क्या सीन है, और भाई साहब ले जाओ डिस्काउंट और मौज लो और स्ट्रीट सेल में प्रवेश कर दो। टाइम आ गया क्या यार, ये बॉडी हाइजीन कपड़े पहनते रहते, कोई सिस्टम है? आज के ज़माने में जेंजी लोग पहनते हैं ऐसे लंबे लंबे कपड़े। स्टार बनना नहीं बनना तो खरीद लो जाके। तो ये पेनल फ्रैक्चर होता कैसे है? पैनल फ्रैक्चर मैंने ये एक चीज़ बताया कि आपको जिस तरीके से आदमी के कई बार जरूर नहीं मास्टरबेट करने में पैनल फ्रैक्चर हो जाए, कई बार क्या है पोजीशन चेंज करने में पैनल फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार आप कहीं संभोग कर रहे हो, संभोग कर रहे, जिस वक्त आदमी इंटरकोर्स कर रहा है, संभोग कर रहा है, इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है और डॉगी स्टाइल में कर रहा है, वो कहीं लगाना चाहता है, कहीं हिप्स पर लग जाता है, मुड़ जाता है और ब्लड के अंदर उसका पूरा भरा हुआ होता है। जिस वक्त मुड़ता है तो हमारी आवाज़ भी आती है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है। कई का ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है, कई बार का पेनिस बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, कई बार सूज जाता है पेनिस और पूरे पेनिस में क्लॉट हो जाता है, पूरे पेनिस के अंदर थक्के जम जाते हैं, ब्लड के थक्के जम एकदम ब्लैक कलर हो जाता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो इसलिए मैं यूथ को कहना चाहता हूं कि मास्टर बेट जो है आप करिए, मैं मास्टर बेट के खिलाफ नहीं। पहली बात तो एक लिमिट होनी चाहिए, 5 मंथ के अंदर, महीने के अंदर आप 4 बार 5 बार कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करते तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक। दूसरी बात करते हैं तो सॉफ्ट हैंड से करिए, वो आपको किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो। डॉक्टर शेख, जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो और आप इतने प्रकार के पेशेंट देखते हो, आपको साइकोलॉजिकली कुछ नहीं होता? इतने लोगों ने क्या क्या अपनी बर्बादियां कर रखी हैं देख के ऐसे? देखिए साइकोलॉजिकली मुझे कुछ नहीं होता। मैं तो अपने आप को एक और ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास वो पेशेंट आते हैं और उस तरह के पेशेंट आते हैं। और मेरा मानना यह है कि एक लंबा अरसा मेरा गुजरा इस फील्ड में, तो मेरे पास तकरीबन पूरी इंडिया से मरीज आ जाते हैं कहीं ना कहीं। दूसरी बात, विदेशों से भी मेरे पास कभी ना कभी में पेशेंट आते हैं। तो मैं उन चीज़ को उनको जागरूक करने के लिए और उनको सही सलाह देने के लिए, क्योंकि जो पेशेंट एकदम पूरी तरीके से नहीं रखते, जी हमने तो आपके ट्रांसप्लांट करा लिया था, हमने सर्जरी करा ली थी, हमने फेमोसिस की सर्जरी करा ली थी, हम उनको सही सलाह देने का। फेमोसिस क्या होता है? फेमोसिस से होता क्या है, कई बार ज़्यादातर फेमोसिस मेरा मानना ये है कि जो हमारे ख़ासतौर से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं और जो ख़ासतौर से ये मुस्लिम में फेमोसिस कम देखी जाती है, जो हमारी जो पेनिस की जो अग्रभाग जो खाल होती है, जो टॉप को कवर करने वाली खाल होती है, वो कई बार क्या श्रिंक हो जाती है आगे से, और सफाई न करने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती है और बंद होती ही जाती है। और कई बार क्या सर्जरी कराने में सर्कमसिजन कराना उनको पड़ता है। तो जहाँ तक मेरे पास अगर पेशेंट आते हैं और उनको सिर्फ 30% भी खुला हुआ रास्ता होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ दवाओं से और सफाई के जरिए से उनकी फेमोसिस को भी ठीक कर देते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आप IVF करा लीजिए हमारे पास, और हम उनको देखते हैं जिन पेशेंट के स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, उनको किसी भी हॉस्पिटल में किसी का नाम नहीं
लेना चाहता हूं। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायरेक्ट उनको इलाज नहीं करने की कोशिश करते, उनसे ये कह दिया जाता है कि भाई IVF करा लिया, आपके बच्चे की उम्र कहीं 40 साल से ऊपर हो जाएगी आपकी, तो बच्चा नहीं होगा, आपको दिक्कत है। तो मेरी कोशिश ये होती है किसी भी सूरत में, हर हालत में उनको दवाओं से ठीक किया जाए और IVF और सर्जरी से उनको बचाया जाए। और जो आदमी शादी करने के बाद कोशिश करते हैं कि हर घर की हर औरत और हर आदमी की चाहत होती है कि मेरे घर में किलकारियाँ गुजरे, मेरा बच्चा हो, मेरा वंश चले, तो कोशिश ये होती है कि उनको सही निदान और सही आयुर्वेदिक तरीके से दिया जाए। जो फेमोसिस होता है उसके अंदर बेसिकली फोर स्किन अटक जाती है और स्किन जो है बंद हो जाती है पूरी तरीके से, तो पीछे ओपन नहीं हो पाती। और जब टीनेज ईयर्स में होता है या फिर नहीं, किसी भी एज में, एडल्ट एज में होता है, टीनेज में नहीं होता, एडल्ट में ही होता है। वैसे तो अगर किसी को इन्फेक्शन है, खोलते नहीं, कुछ बच्चे सफाई नहीं करते, तो उसमें भी होता हुआ देखा गया है। लेकिन खास तौर से डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। क्यों? उनके यहाँ पे क्रिस्टल जमा हो जाते हैं? क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह बनते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन होता ही होता है। डायबिटीज वाले पेशेंट को शुगर आ रही होती है, उसकी वजह से सफाई नहीं होती, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो आपके बहुत सारे ऐसे नौजवान भी आते होंगे कि लिंग का साइज़ बड़ा करना है। इनफैक्ट आप देखो पॉर्न साइट से लेके हर वेबसाइट पे लिखा होता है कि लिंग का साइज़ कैसे बड़ा करना है। ये एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जो आप किसी भी देश के अंदर हो, इंसान कहीं ना कहीं, मतलब बंदा एक बार तो सोचता ही है कि हो सकता है कि जो मैंने पॉर्न में देखा है या मैंने कहीं और देखा है उतना होना चाहिए। आप उन लोगों को क्या बोलते हो? क्योंकि वो ऐसे थोड़ी मान जाते होंगे आपकी बात की। देखिए, मैंने पहली बात ये दोबारा से एक क्वेश्चन आया है पेनिस साइज को, मैं पहली बात ये बता दूं, मुझे ये मैंने जैसे कहा कि 80% युवकों के दिमाग में भ्रांतियां होती हैं। उनके दिमाग में ख्यालात होते हैं कि भाई इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, मैं भी जिस वक्त साइडें खोलते हैं और कोई साइड हम खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा विज्ञापन जो देखते हैं वो इसी पेनिस साइज के लिए होता है। और देखा गया है कि उसमें कुछ ऐसे विज्ञापन भी हैं, भ्रामक विज्ञापन भी हैं, कि उनमें लिखा होता है 7 इंच करें, 8 इंच करें, 9 इंच तक, ऐसे भी हमने दे। लेकिन मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, ऐसा दुनिया में कोई दवा नहीं बनी जो पेनिस के साइज को 7 इंच 8 इंच बढ़ा सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए, दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो खाने से या लगाने से या क्रीम से कि आपके पेनिस के साइज को 7 इंच या 8 इंच बढ़ाया जा सके। पहली बात। लेकिन मेरा अपना एक मानना है, पहली बात तो जो है ये समझ लें, यूथ को ये समझनी होगी, नौजवानों को समझनी होगी, या जो भी यौन रोग है या अपने वैवाहिक जीवन को लेकर जो भी जिस उम्र में डिस्टर्ब है और सिर्फ पेनिस के साइज को लेकर डिस्टर्ब है, पहली बात तो ये मैं बता दूं, सेक्स करने के लिए 3 इंच का साइज काफ़ी होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात तो हाँ, अगर आपके पेनिस का साइज ऑन इरेक्शन टाइम 5 इंच से लेकर 7 इंच है तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेंटली सेटिस्फेक्शन मेल फीमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिजिकल से ज़्यादा मेंटली उनको दिमाग में होता है कि पेनिस, सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी जब करने से पहले अगर दिमाग में ये होगा कि इसका मेरा पेनिस बहुत सारा, तो जो परफॉर्मेंस करना चाहता है वो खुद नहीं कर पाएगा। 3 इंच वाला भी कर सकता है, वो आराम से कर सकता है, जो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो 3 इंच वाला भी आराम से कर सकता है। हाँ, अगर किसी का माइक्रो पेनिस है, बहुत ज़्यादा पेनिस का साइज छोटा है या तकरीबन 1 इंच का है, 1.5 इंच का है, तो पेशेंट को ये दिखाना होगा और डॉक्टर्स के पास जाना होगा। और मेरे पास पेशेंट आते तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कहीं उस पेशेंट के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तो कम नहीं है। पेशेंट के पेनिस का साइज, उन पेशेंट का सबसे ज़्यादा पेनिस का साइज जो कम होगा उन्हीं का होगा जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ऐसा लेवल है, हार्मोन्स है वो, मैं ये तो कहता हूँ हार्मोन्स है। कुदरत ने हार्मोन्स बनाया है जो मर्द को आदमी बनाता है, या इंसान को जो है, ये हार्मोन्स ही है जो आदमी को आवाज़ देता है, आदमी की आवाज़ देता है। यही हार्मोन्स है जो आदमी को मतलब एक मर्द की स्टेमिना पैदा करता है। वही हार्मोन्स है जो हमारे जो है स्पर्म्स की मोटिलिटी को बढ़ाने का। तो अगर किसी पेशेंट का हार्मोन्स लेवल होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पेनिस का साइज छोटा होगा, हर हालत में शॉर्ट होगा, छोटा होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ पर जब हमारे पास कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन की जांच कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच। अगर उस पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का बिलो है, कम है, 3 से कम है, 2.5 से कम है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हर हालत में उनको टेस्टोस्टेरोन की चिकित्सा दी जाए, उनको इलाज दिया जाए, उनका उस तरीके से इलाज दिया जाए। तो उस चीज़ को लेकर हमने तमाम दवाएं अपनी ईजाद की, कोशिश की है हमने कि दवाओं को के ज़रिए से, ऑयल के ज़रिए से, क्रीम के ज़रिए से, हमने XXL क्रीम भी अपनी बनाई, SS ऑयल भी बनाया, जो सबसे ज़्यादा हमारा ऑयल बिकता है SS ऑयल के नाम से है पेनिस साइज के लिए। और उन जड़ी बूटियों को जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर पेनिस साइज की बढ़ाने के लिए लिखा गए हैं, उन ग्रंथों जो वाजीकरण से लिए गए, उन ग्रंथों से जो एक अध्याय है वाजीकरण के नाम से आयुर्वेद के अंदर, उन ग्रंथों से उन जड़ी बूटियों को, उन भस्मों को, उन कुस्तों को, उन खास तेलों को तैयार किया गया जिनसे कि पेनिस के साइज बढ़ सकता है। लेकिन बशर्ते, फिर मैं यही लौट कर यही कहूँगा
कि भ्रामक ना रहें कि 7 इंच 8 इंच नहीं बढ़ सकता। अगर आपका पेनिस का साइज छोटा है तो 1 से 1.5 इंच के साइज को बढ़ाया जा सकता है। पर ये दावे से आप कह सकते हो कि एक्चुअली बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि मुझ पर क्लेम करना चाहे या विलेम करना चाहे कि नहीं बढ़ सकता, तो मेरे यहाँ से फ्री में दवा पहले मंगा के देख ले, जब हो जाए तब आप बात करें। अच्छा, तो वो बेसिकली क्या करता है? क्या वो देखिए, मेन चीज़ क्या है कि आप सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। सबसे पहली तो बात उससे वो दिखने में बड़ा लगता है या एक्चुअली साइज चेंज हो नहीं, जाता है? एक्चुअल साइज बढ़ जाएगा। जो वेन होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती है, नसें हैं पर होती हैं। एज, एक सर्टेन एज के बाद भी बिल्कुल, कोई भी एज हो, 40 के बाद मैं नहीं कहता, लेकिन 40 से पहले अगर कोई भी एज है तो वो बढ़ने के चांसेस पूरे रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल पे आपकी बात को ही मैं कहना चाहूँगा। देखिए कि वैसे मैंने बहुत डॉक्टर्स को जवाब दिए हैं, बहुत पेशेंट को जवाब दिए इस चीज़ के लिए। हमारे यूथ में पेनिस के साइज से बिल्कुल पीछे हट जाता हूँ, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे आप हैं, कोई भी बच्चा है, आजकल जिम का बहुत शौक चल रहा है। बच्चे और हर कोने में आजकल तो फीमेल की भी जिम लग गई हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं जिम में। बेटियाँ जो भी जा रही हैं जिम भी जा रही हैं, कुछ वेट बढ़ाने के लिए जा रही हैं, कुछ वेट लॉस करने के लिए भी जा रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है आपके इस चैनल के जरिए से यूथ से कि आपने देखा होगा कोई भी एक बहुत पतला बच्चा जा रहा है या ठीक ठाक है, लेकिन वो उसके डोले वोले नहीं है और आराम से जा रहा है, सप्लीमेंट भी लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो सप्लीमेंट नहीं, लेकिन जब कोई किसी चीज़ का साइज नहीं बढ़ाया जा सकता तो बच्चे का हेल्थ के जो एक्सरसाइज उसके मांस वगैरह कैसे बढ़ जाता है। जिस तरीके से वहाँ के हम मसल्स को बढ़ा सकते हैं तो उसी तरीके से पेनिस के साइज को। लेकिन फिर कहूँगा, लेकिन खास तौर से जिन बच्चों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, इरेक्शन की दवाएं देते हैं और खास तौर से पेनिस के पे क्रीम वगैरह अप्लाई कराते हैं, तो पेनिस के साइज में, क्योंकि उसके अंदर हड्डी नहीं है इसलिए चांसेस ज़्यादा, अगर बोन वगैरह होती तो कोई चांसेस बढ़ने के चांसेस ना रहते। टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में तो आजकल खासकर जैसे फर्टिलिटी की हम बात कर रहे थे, ये चीज़ तो आई गई है कि बहुत सारे लोग पूरे दिन अंदर रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, बिल्कुल सनलाइट नहीं लेते, ना वर्कआउट करते, टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली उनका कम रहता है। फिर वो डाइट भी ऐसी खाते हैं। पर ये चीज़ बहुत सारे लोगों में देखी, खासकर मेरे से बड़ी एज वाले लोगों के अंदर, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली ड्रॉप करता है, कि यदि आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करो, सही खाना खाओ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपको ज़रूरत होती है, आपको चाहिए होता है वो आपकी ज़िंदगी में अपनी ड्राइव के लिए, काम करने के लिए। इसका आपने देखा होगा, आपका कुछ पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन जीरो होता है, वो खुद भी ऐसे ढुस रहते हैं, एकदम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ को, बॉडी को चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की फ्यूल की ज़रूरत है जी। इसी तरीके से हमारी बॉडी को जो है, जैसे तरीके से पहले क्वेश्चन था कि मास्टर बेड बहुत ज़्यादा, इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन खाने के नाम पर कुछ नहीं खा रहे हैं वो। तो उसी जिस प्रोटीन की ज़रूरत है, जिस मैग्नीशियम ज़रूरत है, जिस कैल्शियम ज़रूरत है, जिस विटामिन B12 की ज़रूरत है, वो हम ले नहीं रहे, तो उससे आदमी वीक होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना खान पान ठीक रखे, नेचुरल डाइट लीजिए। दूसरे खास तौर से फास्ट फूड एक जो हमारी एंट्री की है, ये फास्ट फूड एक बहुत ज़्यादा एक तरीके, मैं तो मानता हूँ एक धीमा जहर है। आजकल जितनी बीमारियां हो रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, 10 साल 15 साल के बच्चा है, वेट उनके अंदर 50 किलो हो रहा है, 40 किलो, ओबेसिटी चल रही है। ओबेसिटी चल रही है। जब ओबेसिटी बनेगी तो उसको जॉइंट पेन होना ही होना है, जॉइंट पेन होगा, उनके घुटनों में दर्द होगा, उनको फैटी लीवर होना ही होना है। तो उस तरह की और तो खास तौर से हार्ट पेशेंट जो जिनको वेट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आनी है उनको। तो जितनी भी बीमारियां हैं खासतौर से फास्ट फूड की वजह से हैं, और हमें अवेयर होना चाहिए। माता पिताओं को भी सोचना चाहिए। फैशन हो सकता है, एक हमारे लाइफ स्टाइल हो सकता है, हमारा एक स्टैंडर्ड हो सकता है, वीक में एक आध बार, लेकिन डेली के रूटीन में अगर आप फास्ट फूड अपने बच्चों को देते हैं तो उनको एक उनकी सेहत के साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करें। जी। आपके पास, आपकी क्लिनिक्स के अंदर कभी ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी भी आते हैं अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके, और वो कॉन्वर्सेशन आप कैसे हैंडल करते हो? कभी बीवी में दिक्कत हो सकती है, कभी मियाँ में हो सकती है। देखिए, इसमें कि वैसे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेशेंट नहीं, ये तो इस तरह के मियाँ बीवी तो मंथ में 10-20 पेशेंट मेरे पास आते ही रहते हैं, साथ में आते हैं। तो उसमें अलग अलग केसेस हैं। अगर कोई इनफर्टिलिटी केस आ रहा है तो उनका हम जांच दोनों की कराएंगे। अगर स्पर्म्स की कमी है, शुक्राणुओं की कमी है मेल के अंदर, तो उनका इलाज किया जाएगा। फीमेल के अंदर कोई डेट गड़बड़ है, मासिक चक्र गड़बड़ है उनका, या इस तरीके से अंडा नहीं बनता है या फर्टिलाइज नहीं होता, तो उनका इलाज किया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है, उनको बताया जाता है इनका इलाज संभव। लेकिन ज़्यादातर केस में उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। केस में उसमें प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर से जो मियाँ बीवी दोनों आते हैं और आने के बाद में मियाँ शिकायत करता है कि बीवी के अंदर फ्रीजिडिटी है, उनके अंदर सेक्स नहीं है, बिल्कुल सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये पूजा बहुत ज़्यादा करती हैं, या जो है फ़ोन पे बात करती थी, मेरा इंटरकोर्स का मन होता है, बीवी सहयोग नहीं करती, सहपाठी शादी, या जो है
बीवी कहती है कि साहब मेरी इच्छाएं होती हैं, मेरा हस्बैंड काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोज़ाना 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, सुबह मुझे टाइम नहीं देते या मेरे साथ, तो उन केस को हैंडल करना समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी ऐसे कुछ। तो आपका तो काम तो सेक्सोलॉजिस्ट वाला, आपको मैरिज काउंसलिंग भी करनी पड़ती तो है। वो बिल्कुल इलाज से ज़्यादा काउंसलिंग का मेरा काम ज़्यादा होता है, और काउंसलिंग आपको ये काउंसलिंग हर एक गुप्त रोग में करनी पड़ती है या कोई पर्टिकुलर ऐसे जहाँ काउंसलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, जहाँ इलाज लाइलाज चीज़ कौन सी होती है? नहीं, लाइलाज खास तौर से वो पेशेंट है जिनके स्पर्म की मोटिलिटी जो है, वीर के अंदर शुक्राणु जो एकदम नील रिपोर्ट आ जाती है, जीरो, ऐसे भी आते हैं? ऐसे केसेस आते हैं जिनके एंटीबॉडीज बनाती नहीं है, टेस्टिकल एक भी नहीं, मतलब नील की रिपोर्ट है। मैंने कहा ना कि उसके बाद लोग बाग कहना शुरू कर देते भाई IVF कर लिया, बच्चा गोद लिया, तो उन केसेस में थोड़ी दिक्कत आती है और उनको समझाया जाता है, और ज़्यादातर केसेस दवाओं से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ठीक भी नहीं। आपके पास आज तक के सबसे अजीबोगरीब केस कौन से आए हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो सकते हैं रोग में? देखिए, अजीब व गरीब केस तो मैं ख़ास तौर से, सबसे बड़ी बात है मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है कि जो हमारा नौजवान जो है, ख़ास तौर से जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में वो उनकी सुहागरात होती है, और सुहागरात के बाद पेशेंट जब हमारे पास एकदम जो यूथ आता है, नौजवान आता है, बहुत मायूस आता है, वो कहता सर मैंने सपने देखे थे, मैंने कोशिश की थी और ये दिमाग में थे, मैंने सालों से सपने बनाए थे कि मेरी सुहागरात होगी और मैं सील तोड़ूंगा और सील वर्जिनिटी चेक करूंगा और मेरी जो मिसेज होगी वर्जन होगी। तो ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई देखिए, जो हाइमन झिल्ली होती है किसी भी कारण से छूट जाती है। पहला एक ज़माना था जो लड़कियां जो है घर में रहा करती, आजकल बच्चियां जो साइकिलिंग चला रही हैं, रस्सियां कूद रही हैं, उसमें भी हाइमन उसमें रप्चर हो जाता है। कई बार क्या है जो है बच्चियां मास्टरबेट करती हैं, उससे भी हो जाता है। और कई बार क्या हाइमन रप्चर्ड भी नहीं होती, टूटती भी नहीं, तब भी कई बार क्या है नहीं भी होती, या कई बार क्या कई रीज़न होते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा क्यों जो है। तो उस वजह से तो उन केसेस को समझाना सबसे ज़्यादा हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको समझाना होता है कि भाई ये नेचुरल है, हो सकता है, या हो सकता है कहीं अफेयर रहा हो या कोई इंटरकोर्स किया हो, तो समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम उस केसेस में होता है। बाप रे बाप, मतलब बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक वर्जिन जी। में मतलब मेरी वाइफ रहे, नहीं है तो फिर उसमें एक नुकसान है, फिर आपको ही उनको बताना है कि उन्हीं को बताना समझाना होता है कि भाई हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है वो कि आपस में बात नहीं कर सकते। वो आपस में बताते ही नहीं है, आप वो लेके ही नहीं आते हैं, वो तो छोड़ने की था। अभी भी मेरे ख्याल से मेरा एक वीडियो बनाकर डाली थी, और तकरीबन 2 तलाक एक साथ महाराष्ट्र में हुए थे, सिर्फ वर्जिनिटी को लेकर ही तलाक हुए। अभी 5-6 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वहाँ पर जो है इसी चीज़ को लेकर कि वह वर्जिन नहीं है, कहीं पहले लड़की ने बता दिया होगा कि मैंने भाई इंटरकोर्स पहले मेरे कहीं अफेयर रहा, तो उसी चीज़ को लेकर तलाक हुई। तो ख़ास तौर से इस केस को लेकर जो ख़ास तौर से नौजवान जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि, और ख़ास तौर से देखिए, मैं ये नहीं कहूँ नौजवान को दोष देना चाहूँगा, और एक हमारे भारतीय समाज के अंदर और आजकल कम हो गया है, क्योंकि आजकल एक सेक्स और इंटरकोर्स मेट्रो सिटी में एक आम हो गया लगभग, तकरीबन मेरा मानना ये है। लेकिन जो पहला ज़माना था जब सेक्स के नाम से शर्म करने से, मियाँ बीवी एक चारपाई पे बैठने से डरते थे, बात करने में संकोच हुआ करती थी, रात में शादी होने के बाद भी वो अपने कमरे में कैसे जा रहे हैं, ये एक अलग बड़ा सोचने की विषय थी। तो उस टाइम भी हमारे यहाँ पे, हमारे समाज के अंदर, हमारे सभ्य समाज के अंदर और हर धर्म के अंदर, ऐसा नहीं एक धर्म की बात हो रही, किसी कम्युनिटी की बात, तो वहाँ पर जब शादी होती थी, सुहागरात की बात होती थी, तो जो बेड था जो, तो उस पर सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी, इसीलिए बिछाई जाती थी ब्लड आए, और ब्लड होने के बाद एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा भाई लड़की वजह। तो काफ़ी बदल गया है मतलब। लेकिन अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई कि लोगों को बड़ा दुख होता है कि देखिए कि वाइफ वर्जन नहीं, वो एक चीज़ है। दूसरा फिर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को, अगेन हो सकता है कि वो उन्होंने पॉर्न में देखा, हो सकता है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म नहीं दे पा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, या ये हो रहा है कि वो जो आप बोल रहे थे कि बड़ी आम बात है, शीघ्र पतन की एक चीज़ होती है। अब हर इंसान की अलग राय होती है, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को शीघ्र पतन है तो यहाँ वहाँ फोकस करे, ज़्यादा उस पर फोकस ना करे, दूसरे के प्लेजर पे फोकस करे, ये चीज़ें हेल्प करती हैं, फिर आप लंबा लास्ट कर सकते हो। आपकी क्या राय है इस बात पे? देखिए, शेख तो मेरा मानना ये है और डॉक्टर शेख का मानना ये है, और एक नहीं हज़ारों मरीजों पर एक जो तजुर्बा है, सेक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाली बीमारी है, जब सबसे ज़्यादा तलाक करने वाली बीमारी है, संबंध बाहर बनाने वाली बीमारी है, तो शीघ्र पतन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शीघ्र पतन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अब वो ज़माना तो रहा नहीं है भाई सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए किया जा रहा है, प्लेजर भी है। हाँ, प्लेजर भी है, सबसे बड़ी बात ये है। और होता क्या है कि कुछ नौजवान जो ख़ास तौर से उन नौजवानों की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है
या तो जो है पोर्न वगैरह ज़्यादा देखते हैं, पहले से सेक्स में एक्टिव रहते हैं, या ख़ास तौर से 24 घंटे मास्टरबेट करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जितनी हम वर्गलिटी में रहेंगे, जितनी हम पोर्न बातें करते रहें फीमेल पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से, उस तरह की बातें करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर बढ़ा रहता है, गर्मी बनी रहती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा वीर्य जो है, धातु जो है, वो पतला होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये। तो उससे क्या होता है कि जब मियाँ बीवी या जो दो सहपाठी जब इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, और इंटरकोर्स करने के साथ ही मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे इंटरकोर्स कर ही नहीं पाते, बाहर इजेकुलेट हो जाता है, बाहर ही डिस्चार्ज, देखते ही डिस्चार्ज हो जाता है, एंटर भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो इजेकुलेट डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि मैंने एक बहुत वो वीडियो मेरी खत्म हो गई, उसको मैंने समझाने की बहुत डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो उसको मैं अभी दूसरे क्वेश्चन में आपके में बताऊंगा या इसी में बताऊंगा। तो असल में क्या होता है कि अब आदमी एंटर कर रहा है, उसके 1 मिनट में, आधा मिनट में जो वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो जो आदमी का तो जो डिस्चार्ज, मेल का जो डिस्चार्ज होना था हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लेकिन सामने वाला पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर है, जो उसकी मिसेज है, जो उसकी घरवाली है, जो उतना जो उस एक्साइटमेंट चाह रही थी, जो उतना एंजॉय चाह रही, या जितना उनको दिमाग में, या ये मान लीजिए अब डिस्चार्ज होना था, उनको डिस्चार्ज नहीं हो पाया, तो वो मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। मियाँ बीवी करवट लेना शुरू हो जाएगा, पक्का मियाँ बीवी इधर करवट लेगी, वाइफ इधर लेगी, हस्बैंड इधर लेगी, तो वो अलग लोना सोना। तो उसी कारण सबसे ज़्यादा कलेश होता है, उसी कारण आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैंने खास तौर से नौजवान से, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने एक वीडियो डाली थी, वीडियो में मैंने बिना किसी दवा के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में टाइम बढ़ाने की एक टेक्निक बताई थी। और टेक्निक मैंने आज से नहीं, मैं तकरीबन 30 साल पहले इस टेक्निक को मैंने अप्लाई किया अपने में, वो मैं बताऊंगा, अभी उसी पे आ रहा हूं मैं पहली बात। और उसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया था उसको जो है, और उसको मैंने नाम दिया डॉक्टर शेख टेक्निक के नाम से, मैंने उसको टेक्निक नाम दिया। मैंने उसको बताया कि जो नौजवान, पहली बात तो ये है कि सेक्स करने से पहले अपने ऊपर ध्यान देना कम करें। ये नहीं कि भाई आप ओरली सेक्स कर रहे हैं, उस तरीके से अपने पेनिस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, पहले से ही सेक्स करने से पहले ही बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, तो उससे आदमी को सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ से होता है, क्योंकि उनको सेक्स करना टाइम वहाँ लगाना था, उससे पहले टाइम उन्होंने वहाँ खर्च कर दिया। लेकिन आपने जैसे ही आप सेक्स करना शुरू करते हैं, तो मैंने वो टेक्निक को, जो डॉक्टर शेख टेक्निक है, आपके चैनल के जरिए से बहुत लोग आगे देखे और उससे बिना किसी डॉक्टर से मिले से फ़ायदा उठाएंगे। मैं नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि उनको शीघ्रपतन की वजह से, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से और जल्दी होने की वजह से अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लिया, उनको बीवी से आंख मिलाने में शर्म आती है, और सेक्स करने से पहले सोचते हैं मैं सेक्स करूं या ना करूं, इंटरकोर्स करने से पहले सोचते हैं कि इंटरकोर्स करूं या ना करूं, इंटीमेट होने से डर लगता है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप सेक्स स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले अपने फीमेल पार्टनर को ओरली सेक्स करने की कोशिश, अपने ऊपर ध्यान ना दें, आप पेनिस को ज़्यादा छेड़खानी ना करें, उसके मास्टरबेट ज़्यादा ना करें। और जब आप इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और इंटीमेट करते हैं और आप एंटर करते हैं अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर, तो पहली बात ये, तुरंत ही आपको तेज तेज झटके लगाने नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। जैसे पोर्न में दिखाते हैं कि बहुत तेज तेज करते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि वेजाइना का टेम्परेचर और पेनिस के टेम्परेचर में दोनों में फर्क होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। पहली बात, एक आप एंटर करने के बाद में आधा मिनट लीजिए, पेनिस को उसी तरीके से रहने दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो भी स्ट्रोक लगाने शुरू करने, और तकरीबन 10 या 15 स्ट्रोक लगाने के बाद में आपको तकरीबन 2 या 3 सेकंड 5 सेकंड, ये पहले स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं नौजवानों को, रुकना पसंद नहीं करते बीच में, और ये खासतौर से गर्लफ्रेंड को या मिसेस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कितनी एनर्जी है, कितना कर सकता हूँ, उसी में वो फेल होते हैं। सबसे बड़ी बात वो जो है दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, आपे से बाहर चले जाते हैं। तो मैंने जिस तरह टेक्निक को मैंने बताया, तो जैसे ही आप करना शुरू करें तो रुक रुक कर करना शुरू करिए। आप जैसे ही आपको लगता है कि फॉल होने वाला, तो तभी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। तो आप इसी टेक्निक से तकरीबन आपने सेक्स टाइम को, जो आदमी डिस्चार्ज 2 मिनट में होता था, वो 10 से 15 मिनट में हो सकता है, पहली बात। और फीमेल को पूरा ऑर्गाज्म दे सकता है, उनको संतुष्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने समझाया था, डिफाइन किया, जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और कार की स्पीड आपकी तकरीबन 180 है, जिस स्पीड पर चला रहे हैं, और सामने से आपको लग रहा है कि एक दूसरी गाड़ी है, अगर वहां पर अगर आप ब्रेक नहीं मारेंगे तो एक्सीडेंट होगा जी। हाँ, अगर आपने
देखते ही आपने ब्रेक मारेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने से यानी फॉल होने से आप बच जाएंगे। आप गाड़ी को वापस न्यूट्रल पे लगा सकते हैं फिर दोबारा से। तो इस एक टेक्निक को व्यूअर्स अपनाएं और जो भी वतन से प्रीमेच्योर परेशान है रुक रुक कर सेक्स करने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस इलाज करा करा कर परेशान हो चुके हैं, दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, बाजारू गोलियां खाकर परेशान हो चुके हैं, और ख़ास तौर से बाजार में आजकल, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सवाल में हो सकता है आप करेंगे मुझसे, जो सुन्न करने वाली और वायग्रा तरह की क्रीम है, वायग्रा जो आ रही है, क्रीम आ रही हैं, और ख़ास स्प्रे वगैरह आ रहे हैं जो जाइलोकिन और लाइडोकिन के साल्ट होता है वो पेनिस को सुन्न कर देते। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इससे पहले थोड़ा सा कि थोड़ा सोच से भी लड़ना होता है, खासकर फीमेल प्लेजर को लेके। बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो उनको शायद ये यकीन ही नहीं होता होगा कि शायद औरतों के अंदर भी उत्तेजना होती है, उनका भी डिज़ायर होता है संभोग करने का। मतलब आज भी भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कोई मतलब ज़रूरत नहीं है उनको करने की, आदमियों का ही मन करता है। जी जी बिल्कुल, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और ख़ास तौर से आकर पूछते भी हैं, कहते भी हैं सर जो है क्या महिलाओं के अंदर भी सेक्स होता है या उनकी भी इच्छाएँ होती है। तो मैं उन तमाम दर्शकों को ही आपके चैनल के जरिए से ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदमी को भूख होती है उसी तरीके से महिला को भी भूख होती है, जिस तरीके से आदमी को खाना चाहिए उसी तरीके से महिला को भी खाना चाहिए। और तो ये बड़ी आसान और साफ बात यह है कि दोनों को ही इस चीज़ की चाहत और ज़रूरत होती है। क्या महिलाएं आपके पास आती हैं ये बोलने के लिए कि मेरे पति या मेरे पार्टनर मेरे को ऑर्गेज़म नहीं करा पाते? क्योंकि मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि शायद 50% भारतीय मर्दों को भी पता नहीं होगा कि औरतें भी ऑर्गेज़म कर सकती हैं। नहीं, पेशेंट तो देखिए महिलाएं भी आती हैं, ख़ास तौर से बहुत कम केसेस इस तरह के हमारे पास में आते हैं। और ख़ास तौर से महिलाओं को थोड़ा सा, वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान की मिट्टी में शर्म बाकी है, और जो है बाहर की दुनिया या विदेशों जैसा उस तरीके से हमारे यहाँ खुला ओपन नहीं है। तो उस तरीके से महिलाएं आती हैं, और ख़ास तौर से अब जिस तरीके से लोग महिलाएं पढ़ रही हैं और जॉब में हैं, बैंक में, हर जगह हैं, तो उस तरीके से उनको पढ़ती हैं तो समझती हैं ऑर्गाज्म क्या चीज़ होती है, चाहे ज़रूरत क्या चीज़ होती है। तो उस चीज़ पर अगर कुछ लगता है तो डिस्कस भी करती हैं, और वो बहुत सी महिलाएं आ भी जाती हैं, आकर हस्बैंड के साथ भी आती हैं और कहती भी हैं जो टाइम जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, हम पूरी तरीके से उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको जो ज़रूरत होती है उपचार भी दिया जाता है। जो सेक्सोलॉजी का ओवरऑल फील्ड है इसके अंदर, मतलब जैसे महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए डॉक्टर, दूसरा गायनोकोलॉजिस्ट ही होता है। तो आपके पास जो फीमेल पेशेंट आती हैं टिपिकली सबसे ज़्यादा कॉमन दिक्कत क्या होती है उनकी? देखिए, ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि गायनेकोलॉजी में जो पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर से ये समझ लीजिए जो आज भी जो समाज के अंदर एक चीज़ है, वो जाएंगे डिलीवरी के लिए जाएंगे, या पीरियड की कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए जाएंगे, या अदर कोई लेकिन जहाँ तक सेक्सोलॉजी में आती हैं महिलाएं आती हैं, उनका ख़ास तौर से ब्रेस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा है कि ब्रेस्ट का साइज़ ठीक नहीं है, ब्रेस्ट ढीली हो गई है, वेजाइना लूज हो गई है, या ख़ास तौर से जो है कोई इन्फेक्शन रहता है, या वेजाइना के अंदर खुजली रहती है, या दाने हैं, या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और वाइट डिस्चार्ज के लिए महिलाएं बहुत, तो ख़ास तौर से कई बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो वहाँ पर भी जाती हैं, गायनेकोलॉजी में पेशेंट जाते हैं। ख़ास तौर जब हमारे पास में आती हैं तो ख़ास तौर से इन बीमारियों के लिए ख़ास तौर से महिलाएं हमारे पास आती हैं। जी जी। और अभी तक जैसे आपने इतने साल अपना ये करियर करा है, आपके लिए कोई ऐसे केसेस आए हैं आपके सामने जहां आपने वाकई में बोल दिया कि भाई इनका इलाज नहीं हो सकता, ये इलाज के परे है चीज़? देखिए, ख़ास तौर से उन पेशेंट को, जैसे कि ख़ास तौर से जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनफर्टिलिटी केस आते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, कई महिलाओं की बच्चेदानी में ही कमी इनफर्टिलिटी का कोई इलाज नहीं है वैसे? देखिए, इलाज हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बच्चेदानी बहुत ज़्यादा छोटी है, बच्चेदानी है ही नहीं, या कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके बच्चेदानी का मतलब जैसे? यूटेरस होता अच्छा है। यूट्रस, अच्छा यूट्रस। और दूसरा क्या है कि जो जैसे मेल होते हैं उनके स्पर्म्स बनते ही नहीं हैं, एंड को जो है हमें टेस्टिकल जो है वो बिल्कुल स्पर्म्स बनाते ही नहीं है, नील स्पर्म। तो उस केसेस में कई बार क्या हमें कहना पड़ता है, और ख़ास तौर से एनएफसी कराने के बाद पता चल जाता है भाई इनके एंड कुछ बिल्कुल नहीं बनता, तो उनको हमें मना करना होता है कि भाई आपका कोई इलाज नहीं है, आप आईवीएफ करा लीजिए या कोई बच्चा गोद करा लीजिए। उस केसेस में हमें तकलीफ भी होती है कि हम उनकी मदद नहीं करते। तो जो आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आप उनके लिए एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर कैसे रखते हो कि वो आपसे खुल के बात कर पाए बेझिझक? देखिए, ख़ास तौर से हम पहली बात तो ये है कि अपने जो केबिन होगा, जो भी चैम्बर होगा, उसमें हम अकेला ही उनसे बात करते हैं, और उनको कई पेशेंट तो अब 2-3 मिनट बाद बात शुरू कर पाता है, हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, कोई पानी पीजिए, और ये आप कोई बीमारी नहीं है, तमाम जो बाहर मरीज़ बैठे हैं या आपके सामने जो ये भी इसी चीज़ से आए हैं, इसमें आप बिल्कुल, और आपका जितना भी कोई भी बातें पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएंगी, डाटा बिल्कुल ही कोई लीकेज हम नहीं करते हैं,
सीक्रेट रखते हैं, उनको सारा बताते हैं, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उनसे बात करते हैं, तब आदमी जाकर खुलता है। और वो फिर भी यही जाते में कहता सर किसी को बताना मत, या कोई बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं दोनों एक साथ जानकार आ जाते हैं, तो उनको ये कहना पड़ता है कि सर मैं जब ये आपके वो खुद कह के जाते हैं जी बताना मत या कुछ और बता, तो हम भी खुद पेशेंट से ये बता देते हैं सर ये तो जॉइंट पेन के लिए आए थे या फाइल्स के लिए आए थे, तो पेशेंट को बताना पड़ता है कि इस चीज़ के लिए नहीं है। आपके वेटिंग रूम में ऐसा हुआ 2 जानकार मिल गए हैं? नहीं, बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं तो वहाँ ऐसा हो जाता है, कुछ पेशेंट जो गांव के हैं या एक सिटी के हैं एक दूसरे को जानते तो हो जाता है ज़्यादातर, तो देख लो एक दूसरे, तो वो आके बाहर पेशेंट जो अंदर आएगा तो वो मुझे बता सब बाहर बैठा है वो मुझे जानता है, उस मेरे बारे में कुछ मत बताइए, तो हम कह देते हैं कि हम आपको अलग बता देंगे, वो अलग बीमारी है, किसी के लिए दूसरे के लिए डिस्कस करने आए। आपके पास तो इतने सारे लोगों के इतने सारे ऐसे राज होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग आपसे इतनी निजी समस्याओं से डील कर रहे नहीं, हैं? बिल्कुल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा दायित्व है, और चिकित्सा धर्म भी है मेरा जो है, कि मुझे जिस पेशे में मैं हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है और मेरा दायित्व बनता है कि उसके साथ 100% मैं दूँ और ईमानदार रहूँ, क्योंकि अगर मैं ईमानदार नहीं रहूँगा तो वो पेशेंट मेरा नहीं हो सकता, मैं पेशेंट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं पेशेंट के साथ बिल्कुल ईमानदारी से बात करूँ और उनको सही जानकारी दूँ, और उनके बारे में जो वो चाहते हैं कि सीक्रेट है तो सीक्रेट रहना चाहिए। जी। मुझे ऐसा भी पता है कि बहुत सारे लोग जब वो अपने पीनस साइज़ के बारे में पर्टिकुलरली कुछ नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं पीनस सर्जरी। मैं कभी किसी से मिला नहीं हूँ, पर क्या आप ऐसे इंसान से मिले जिसने पीनस सर्जरी करा रखी है? मैंने मेरे पास कहीं नहीं है, मतलब 1-2 नहीं, मैं कह रहा हूँ 10-20 पेशेंट से मिला हूँ मैं, जो है जिन्होंने करा रखी है जिन्होंने सर्जरी? पेनिस सर्जरी करा ली है और कुछ नहीं हुआ है उनको। तो उस सर्जरी में क्या होता है? ऐसा होता है कि उसमें एक्चुअल में क्या है, पेनिस सर्जरी में एक 2-3 तरह की सर्जरी होती है, ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा, और एक तरीके से ट्यूब्स वगैरह डाल दी जाती है, तो उससे थोड़ा लगता है कि वो साइज बढ़ गया है, बस खाली देखने में बढ़ता है, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। और ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि तकरीबन ये सिर्फ ये सर्जरी जो है सिर्फ 2 या 5% ही सक्सेस है, 95% सक्सेस नहीं। अच्छा, तो आप रेकमेंड नहीं करते? मैं रेकमेंड किसी को। और आप पहले जो बात कर रहे थे माइक्रोपीनिस, किसी का माइक्रोपीनिस है तो उसको कुछ हो नहीं सकता ना उसका? नहीं, माइक्रोपेनिस है, अगर मैंने कहा कि अगर किसी की माँ के पेट से पैदा हुआ और टेस्टोस्टेरोन, उनको एक्चुअली में जिनके माइक्रोपेनिस होते हैं तो उनको क्या है, टेस्टोस्टेरोन के बिलो होता है, उनकी दाढ़ी मूछें बिल्कुल नहीं आएंगी, आवाज़ में चेंज होगा, चेहरा अलग होगा, टेस्टिकल नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो एक इशू नहीं होता उनके साथ। तो उस पेशेंट को हम पहले बता देते हैं कि भाई आपको बच्चा नहीं होगा। पेनिस के साइज़ को हम ग्रो ज़रूर उनको 2.5 इंच तक कर देते हैं, टोटल साइज जो होता है, और वो हो जाता है। तो अच्छा, इसको समाप्त करने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स 13 साल से लेके 56 साल की उम्र तक बहुत सारे मिक्स हैं, तो आप उनको कुछ जनरल सेक्सुअल वेलबींग की टिप्स या कुछ ऐसी आप टिप्स देना चाहेंगे जिनसे कि ओवरऑल उनका हर किसी का विवाह तो नहीं हो रखा है क्योंकि बहुत सारे नौजवान भी देख रहे हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल जीवन है वो आपके तजुर्बे से बेटर हो सकता है? कुछ देखिए, मैं पहली बात आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से सभी को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये है, सेक्स को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बीमारी है। दूसरा बात क्या है, यूथ से यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो ख़ास तौर से अत्यधिक, मैंने ये नहीं कहा कि जैसे पहले भी कहा था कि मास्टरबेट अत्यधिक करें ना करें, आप कर सकते हैं 3-4, अत्यधिक मास्टरबेट ना करें। चौथा क्या है, तीसरा क्या है कि आप फास्ट फूड से और खट्टे से बचें। अगर आप सेक्स में फिट रहना चाहते हैं, नींबू से और अचार से जितना बचेंगे उतना ही आप सेक्स में ठीक रहेंगे। मेरा अपना चिकित्सा में मैंने ये देखा गया, खासतौर से पेशेंट आते हैं पथरी का इलाज कराते हैं, किसी डॉक्टर ने पथरी की दवा दी, नींबू के रस में ली, और उसी दिन से मुझे इम्पोर्टेंस में नामर्द हो गया। बहुत से पेशेंट आते हैं कि साहब मैंने वेट लॉस के लिए नींबू इस्तेमाल कर रहा था, मैं जब से नींबू इस्तेमाल किया तब से मैं नामर्द हो गया। तो मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो अजवाइन का पानी लीजिए, जीरे का पानी लीजिए, गर्म पानी में उबालिए, उसको पीजिए, आपका वेट तब भी लॉस होगा। और ख़ास तौर से खटाई से आप बचें। जहाँ तक अच्छा खाना खाइए, दूध, घी, ये चीज़ें आपकी स्टेमिना बढ़ाती हैं, बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है, प्रोटीन को बढ़ाती है, बीर की मात्रा बढ़ाती है। अच्छा आप खाएंगे तो अच्छा बीर बनेगा, अच्छा सेक्स होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ख़ास तौर से इधर उधर की बातों से और उल्टे सीधे इलाजों से, जो बाज़ार में जो मेडिकल्स पे अब आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, ख़ास तौर से स्प्रे लाते हैं बच्चे नौजवान, जाइलोकिन स्टड के नाम से तमाम, और आजकल तो एक टाइगर किंग के नाम से छोटी सी डिब्बी आती है, उसके अंदर 5 या 10 रुपये की, 50 रुपये की मिल जाती है, उसको लगाकर सेक्स करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो आकर बताते हैं साहब मैं 3 बार यूज़ की, उसके बाद पेनिस खड़ा होना बंद हो गया, इरेक्शन आना बंद हो गया। तो ये चीज़ें जो आप ले रही हैं आपकी सेहत के लिए
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बचें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। आप हमारी क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं। हमारी कई ब्रांचेज हैं, आगरा है, मथुरा है, फिरोज़ाबाद है, अलीगढ़ है, नोएडा है, लखनऊ है, जयपुर है। यहाँ पे हमारी ब्रांचेज है। फरीदाबाद में मेरा क्लिनिक है, खुद बैठता हूँ। दिल्ली में मेरा क्लिनिक है। अधिक जानकारी जी हर टॉपिक पर मेरी वीडियो यूट्यूब वगैरह पर कई चैनल्स पर पड़ी हुई हैं, फेसबुक पर पड़ी हुई हैं। तो सेक्स को मैंने ख़ास तौर से एक सेक्स का ट्रीटमेंट नहीं, सेक्स काउंसलिंग को ख़ास तौर से एक सुझाव अपना एक बनाकर इसको मैंने तमाम वीडियो डाली। तो नौजवानों से यही मेरी गुजारिश है कि उनको देखिए, उनको समझिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपके दिमाग में थॉट्स हैं, कोई विचार हैं गलत, आपके दिमाग में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9837023223 पे बात कर सकते हैं, या मेरी क्लिनिक पर आकर मुझसे विजिट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, बहुत सारी आपकी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और बस यही कहूँगा कि अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। सेक्स को एक बीमारी न मानकर ये मानिए कि हमारी ज़िंदगी है और इसी से कल्पना है, सारी दुनिया की कल्पना है, इसी से संसार चल रहा है। इसको जितना आप अच्छा लेंगे, जितना अच्छा बेटर सोचेंगे, उतना अच्छा आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। खुलकर बात कीजिए। फिर यही कहूँगा कि नीम हकीमों से बचें, सड़क के किनारे से जो भी दवा देते हैं उनसे बचें, बाज़ार में मेडिकल पे व्याग्रा, कैविट्रा जितनी भी गोलियाँ आती हैं नीली पीली, इनसे बचें। ख़ास तौर से मरीज़ जो हमारे जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, तब से ये गोलियाँ आई हैं, तब से मरीज़ बढ़े हैं। क्योंकि नौजवान अच्छा करने के चक्कर में होटल में जाने से पहले ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा करना है, उस चक्कर में उनको खा लेता है। उससे गर्मी बढ़ती है, मरीज़ के दिमाग में, सिर में दर्द रहने लगता है, उनकी किडनियाँ ख़राब होती हैं। यहाँ तक कि देखा गया है हर साल तकरीबन देश के अंदर 100-200 डेथ हैं इसी गोलियों की वजह से होती हैं। गोलियाँ खा लेते हैं, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है। और फरीदाबाद में भी हुआ था, अभी महाराष्ट्र पूना में भी एक केस हुआ 6 महीने पहले, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना कर डाली है कि वो बच्चा जो है एक साथ ही उसने 3 या 4 गोली, व्याग्रा गोली या कोई भी खाई होगी जिसके अंदर सिडनाफिल साल्ट होगा, वो खाई। उसके खाने के बाद वो सेक्स नहीं कर पाया, सेक्स करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो मैं अपने यूथ से यही कहना चाहूँगा कि ये बाजारू गोलियाँ जो है आपको कोई इलाज नहीं है। ये आपको ये समझ लीजिए, जिस तरीके से हम भैंस से दूध लेने से पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं और ज़बरदस्ती दूध ले लेते हैं, उसी तरीके से आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने सेक्सुअल जीवन के साथ खिलवाड़ करें। इनका बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करें। और अगर लेना ज़रूरी है तो किसी डॉक्टर की सलाह से लें कि उनको कितनी mg में खुद से लेनी ना है, कितनी करें। खुद से इस्तेमाल ना करें। ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा लें, अच्छा इलाज कराएं, बेहतर इलाज कराएं। किसी भी सेक्सुअल समस्या के समाधान के लिए आप हमसे भी मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और 2 और सवाल हैं छोटे छोटे जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे थे, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो अगर थोड़ा आपको मजाकिया लगे तो आप माइंड मत करना। किसी एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि एनल सेक्स या गोदा मिथुन कर सकते हैं, कुछ सेफ्टी है, करना चाहिए? देखिए, एनल सेक्स गुदामैथुन जो है, पहली बात तो ये है कि वो आज से नहीं हो रहा। पहली बात मैं आपसे क्लियर कर दूं जो है, और ये राजा महाराजाओं के ज़माने से पहले से ही एनल सेक्स हो रहा था। लेकिन एनल सेक्स के उस टाइम पर 2 मतलब थे, जिसको लौंडेबाजी कहा जाए। लड़के के साथ लड़का से एनल सेक्स किया करता था, पहली बात। लेकिन आजकल डिमांड दूसरी हो गई है। लेडीज़ भी हार्ड कोर सेक्स डिमांड करने लगी है, और कुछ लोग बाग जो है एनल सेक्स करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में, जिस तरीके से मेरे बच्चे नौजवान पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि, और लड़कियां के दिमाग में होगा कि अगर हम इंटरकोर्स करेंगे तो कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। सबसे पहली बात तो ये, एनल सेक्स पर आदमी क्यों जा रहा है कि मैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए एनल बिना condom के करना बिना है। कंडोम के सेक्स कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ख़ास तौर से अगर आप एनल सेक्स की तरफ जाना चाहते हैं, पहली बात तो जो है, मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ और ख़ास तौर से मैं इस्लाम के अंदर एनल सेक्स को हराम बताया गया, तो आप एनल सेक्स ना करें। दूसरी बात आ जाते हैं चिकित्सा की तरफ से, एक डॉक्टरी चिकित्सा की तरफ से, आयुर्वेद की तरफ से, कि एनल सेक्स करने से, अगर आप एनल सेक्स करते हैं तो तमाम तरह की आपको जितनी भी सेक्सुअल जो भी वीडी वगैरह प्रॉब्लम है, जितनी भी इन्फेक्शन वाली बीमारियां, वो एनल सेक्स से आपको मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अगर आपको लगता है कि चलिए इन बीमारियों से भी हम लड़ लेंगे, मज़े के चक्कर में बीमारियों को भी देख लेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना सेफ्टी के एनल सेक्स करते हैं तो सामने वाले को पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एनल से भी हो जाता है एनल सेक्स पाइल्स होने की संभावना, फिशर सबसे ज़्यादा जो फिशर की बीमारी होती है एनल सेक्स करने से ही होती है, गुदाची। तो मैं उन नौजवानों से, उन महिलाओं से, उन जो एनल सेक्स के शौकीन हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, एनल सेक्स करने से पहले आपको एनल सेक्स की तैयारी करनी चाहिए। उससे आपको फ्रेश होना जाना चाहिए, एनल को साफ कर लेना चाहिए।
और एनल सेक्स करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए, हर महिला को, हर पुरुष को, बिना किसी लुब्रिकेंट के आपको एनल सेक्स नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्चर भी हो नहीं सकता करना है। है। फ्रैक्चर होने की जो फिसर मैं कह रहा था, खासतौर से होता यही है कि वो करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, तो उससे कट लगने के, फिसर बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। और कई बार तो आपने देखा गया कि एनएस बाहर आ जाती है, मस्से पाइल्स वगैरह बन के बाहर तक आ जाते हैं, कट लग जाते हैं, ऑपरेट तक कराने की कोशिश करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आप एनल सेक्स पहली बार तो करें नहीं, अगर करने के शौकीन है तो ख़ास तौर से लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करो, और ख़ास तौर से प्रोटेक्शन वगैरह भी आप लें, निरोध वगैरह का भी, कंडोम वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि आपको कोई भी बीमारियां ना हो सके।